तरीका हम लोगों को सबको अपनाना है। ये प्रोग्राम में SC, ST, OBC के लोग भी हैं। मैं सब लोगों को साथ में लेकर ये बात करने जाऊंगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं है। जब भारत में आदिवासी है ही नहीं तो आदिवासी नागरिक कैसे हो सकते हैं? तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। इस पर देश में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। दलितों को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपन चुपचाप रहो। OBC को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, अपन भी चुपचाप रहो। मुस्लिम को, क्रिश्चियन को लग रहा है कि यह मुद्दा भाई अपना नहीं है, अपन चुप रहो। ताई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आदिवासी देश के मूल मालक है और यहां का दलित, OBC और अल्पसंख्यक उनके वंशज है। अगर यह बात सही है कि OBC का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यकों का, SC का यानी दलित भाइयों का DNA आदिवासियों से मिलता है, इसका मतलब ये इनके वंशज है। लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूं, जब यह बोल दिया गया है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं, तो आप भी कैसे मूल निवासी हो गए? आप भी तो खत्म हो जाओगे अगर आदिवासी नहीं रहा तो। कौन से आधार पे बोलोगे कि तुम भारत के मालिक हो? क्या प्रूफ है आपके पास? इस देश के दलित को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के OBC को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। यहां का मुस्लिम, यहां का क्रिश्चियन, यहां का सिख जब यह बोलेगा कि मैं मालिक हूं इस देश का, तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वह आदिवासियों का वंशज है। साथियों, इस देश में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। जिसका यह देश है, उस देश का 7/12 ही बदल रहे हैं लोग। उस देश का मालिक आदिवासी है, यह बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक रणनीति और अपना रहे हैं, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन दलित, OBC और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। ये कर तो रहे आदिवासियों के साथ, लेकिन इनका टारगेट दलित भी है, OBC भी है, अल्पसंख्यक भी है। पहले आदिवासी मरेगा, लेकिन बाकी सब लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे सब। यह बात पहली है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जितने आदिवासी सांसद थे, जितने दलित सांसद थे, जितने OBC के सांसद थे, किसी को नहीं लगा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए करके। इस मुद्दे को दबाया गया। 93 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो गया।
उसके पहले राजीव गांधी को मारे, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उसी दरमियान भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चुपके से यह स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, जिसको इंडिजिनियस पीपल राइट्स बोलते हैं। मूल निवासी होने के अधिकार है, उसमें विशेष प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार भी अपने प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च कर सकती है जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा उसको मान्यता ना दे। वहां ग्राम सभा का उल्लेख वैसा नहीं है, वहां विलेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिखा हुआ है। यह मुद्दा इसलिए उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि यह आपको खत्म करने वाला मुद्दा है। यह इतिहास हो जाएगा कि यहां के राजा थे, हमारे पहले अहिरी के राजा थे, नागपुर के राजा थे, आदिवासी राजा था, फलाना राजा था, यह बोलने के लिए रह जाएगा। क्योंकि अब जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी नहीं रहेगा, ये पहले समझ लो। तुम जो सोच रहे हो, जो तुमको आज आरक्षण है, आप अनुसूचित जनजाति के करके नहीं है, आप आदिवासी हो करके है। आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हैं, आपको जमीन पे प्रोटेक्शन मिला है, आप अनुसूचित जनजाति के हो करके नहीं, आप आदिवासी हो करके मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जो डिबेट हुई, जयपाल मुंडा ने जब यह प्रश्न उठाया कि आदिवासियों को आदिवासी बोला जाए, तो बाबा साहब ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए अनुसूची बनाई गई है जिसको शेड्यूल बोला गया है। उसका हिंदी में अनुवाद गलत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने बोला टू कंसोलिडेट, टू मेक कंसोलिडेट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आई एम फ्रेमिंग ए शेड्यूल टू डिफाइन देम हु आर आदिवासीज। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको शेड्यूल ट्राइब बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान रखने के पहले संविधान पूर्व बहस में, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा, जिसको 2011, 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आदिवासी ही देश के मूल मालिक है और वो प्रथम नागरिक है। साथियों, आदिवासियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इस देश की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है। यहां संविधान बनाया बाबा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भारत सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। हमारे बैल सांसद जाते पार्लियामेंट में और चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप काम करते हैं वनवासी करके। अबे तेरे अंदर का बाबूराव शेरमाके का खून मर गया क्या? टंट्या भील का खून मर गया क्या? बिरसा मुंडा का खून मर गया क्या? गुंडा धुर का खून मर गया क्या? बाबा साहब का खून मर गया? क्या बात है रे भाई? तेरे साथ तेरी आने वाली पीढ़ी को भी खत्म करने का षड्यंत्र देख रहा है और तुम बंदर जैसे चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है देश में। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भाग्यश्री ताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि भारत विश्व में पहला देश है जिसने बोला है कि हमारे पास लैंड बैंक है। पैसे की बैंक नहीं, जमीन का बैंक है। और ये जमीन की बैंक किसकी है? ये किसकी जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं? ये आदिवासियों की जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं। कोई ताली वाली मत बजाओ। ये आपकी जमीन को बोल रहे हैं ये लैंड बैंक है।
अभी आपके पास 25 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ जमीन है, जिस दिन बोल देंगे भारत में आदिवासी नहीं रहता है, ये बात अप्रूव्ड हो गई, तो आपकी जमीन, जिसका कानून बनाया गया था बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मारे गए जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में मारे गए। जमीन की लड़ाई थी वो, बाबूराव शर्माके की भी लड़ाई जमीन की थी। अहिरी से उस तरफ रामाकुंडम, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, आदिवासी औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था, अपना छाता नहीं ढाक सकते थे वो ढाकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि व्यवस्था ब्राह्मणवादियों के हाथ में थी। राजा भले आदिवासी था। उस व्यवस्था में बाबूराव शर्माके का संघर्ष शुरू हुआ। उस व्यवस्था में अगर ब्राह्मण ने मर्डर भी कर दिया तो उसको सजा का प्रावधान नहीं था, यह मनुस्मृति का कानून है। लेकिन जब आदिवासी विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद में यहां पर आदिवासियों को एक नाम दिया गया जो विश्व के किसी आदिवासियों को नाम नहीं दिया गया। उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब। गुनेगारी जमात, हमारा राजा भी था तो उसको भी क्रिमिनल ट्राइब बोला गया है। आदिवासी का बच्चा पैदा होते से क्रिमिनल ट्राइब है। आज भी बाबूराव शर्माके का नाम शहीदों की लिस्ट में नहीं है, क्रिमिनल ट्राइब की लिस्ट में है। क्रिमिनल ट्राइब को शहर में जाने का कोई अधिकार नहीं था। अगर क्रिमिनल ट्राइब को किसी ने मार दिया, गुनेगार जमात के आदिवासी को किसी ने मार दिया, तो उस पर केस नहीं लगती थी। यह कानून था। राजा अपने थे लेकिन कानून दूसरों का चलता था। हमारे लोगों को इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को दंडकारण्य बोलते हैं। दंडकारण्य का मतलब यह होता है कि जिनको सजा दी जाती थी उनको यह क्षेत्र में रखा जाता था। आज भी किसी को ट्रांसफर करना है, कोई ऑफिसर ज्यादा वहां पर यह कर रहा है तो उसको गढ़चिरौली भेज देते हैं, अहिरी भेज देते हैं, आलापल्ली भेज देते हैं। ये कौन सी जगह है सजा देने के लिए, जिसको ओपन प्रिजन बोलते हैं, खुली जेल। खुली जेल यानी गढ़चिरौली। इस संघर्ष को अंजाम दिया था उस वक्त बाबूराव शर्माके ने। बाबूराव शर्माके अपने जमींदारी को छोड़ा, गोंड को साथ में लिया, माड़िया को साथ में लिया, दलित को साथ में लिया, ओबीसी को साथ में लिया, मुस्लिम पठान को साथ में लिया और आंदोलन छेड़ा। बाबूराव शर्माके के आंदोलन ने ये जो पश्चिमी क्षेत्र है चंद्रपुर तक, वहां के दलित के पास, आदिवासी के पास, ओबीसी के पास, मुस्लिम के पास जो जमीन आई है वो बाबूराव शर्माके के आंदोलन की वजह से आई है। उस आंदोलन के बाद ही तुमको सरकार ने जमीन के पट्टे दी। 1911 के पहले के रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम्हारा भगवान कौन है? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? किनके आंदोलन की वजह से तुम्हारे हाथों में जमीन आई? उस वक्त तो आरक्षण नहीं था, उस वक्त कोई नौकरी के साधन नहीं थे, सिर्फ मजदूरी करते थे लोग। उसका साधन जिंदा रहने का यानी जमीन ही थी। वो जमीन भी हमारे पास से अब जाने वाली है। ये एमएलए भी रहेगा, मिनिस्टर भी रहेगा, क्लास 1 अधिकारी भी रहेगा, कलेक्टर भी रहेगा, तो उसका बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ में इस देश में हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जब तक इस देश में आदिवासी है, इस देश का नाम कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका भूमालक आदिवासी है। ये आदिवासियों को ही हटाना चाहते हैं। इसमें कोई बचने वाला नहीं है। हमारे लोग कभी बोलते हैं ये एमएलए ने काम नहीं किया, वो एमएलए ने काम नहीं किया, वो देख नहीं रहा। ये तो छोटी बात है।
ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बोल दी कि 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे। 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे, ये स्टेटमेंट दिया तो हमारी आंख खुल गई। ये तो गलत बोल रहा है। तो पहला सवाल तो ये है, ये 75,000 बोगस आदिवासी कैसे बने? इनके पास सर्टिफिकेट किसने दिया? इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी सर्टिफिकेट लेता है, जाति का दूसरा प्रमाण पत्र बना के झूठा प्रमाण पत्र बनाता है ऐसे, और वो तुम्हारे नौकरियां लेता है, उसका उपभोग करता है, ऐसे आदमी को तुम लोग बोगस आदिवासी बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाब घर बोलते हैं कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है। ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है, उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के। वो कमा रहे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ती है, टीवी पे दिखाता है कि यह नक्सली थी, ये लड़की को मारा गया है, ये इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, ये 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी? कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं, समता सैनिक दल का काम चलता है, तब जाके समाज का अस्तित्व है। यहां का मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को मदरसा में लेके जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, बच्चों को जमात में लेके जाते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। यहां का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है और बोलता है इसको चला। आज तो व्यवस्था उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने बोला मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं किस वंश का हूं, मेरा क्या इतिहास है, मैं कौन हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कैसे जीना है? आपको पूछा आई मला एक पुस्तक देऊन दे, नाकुन उंदी किताब सिम्मा दाई नाकुन किताब सिम नावा जीवन साठी बती तेरी सीसी में मुन्नेट साठी, मेरे आगे के जीवन के लिए कुछ मेरे को दे। क्या देंगे तुम लोग? क्या है तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए? ऐसा समाज, सिर्फ शादी में 100 लोग 5000 लोग दिखते हैं, हर मैयत में 5 लोग। इसको समाज नहीं बोलते हैं।
एक तरफ गोंड भाग रहा है, एक तरफ प्रधान भाग रहा है, एक तरफ माड़िया भाग रहा है। बे, तेरा खून एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बाबूराव शर्माके ने बोला था, जो आदमी अपने भाई को भाई नहीं समझता, मैं उसको गांडू समझता हूं। वो नामर्द है जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता, वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। ये बाबूराव शर्माके ने बोला है। क्या लगता था बाबूराव शर्माके आपका? चलो आप अपने भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, अपने बाप को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि मेरे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाबूराव शर्माके तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ा, खत्म हो गया। वो उसकी बीबी थी, उसके बच्चे थे, उसके मां थी। यहां के गोंड ने नहीं बताया कभी कि कहां है बाबूराव शर्माके का परिवार। यहां के प्रधान ने नहीं बताया कभी बाबूराव शर्माके का परिवार कहां है। यहां के माड़िया ने नहीं बताया, और बाबूराव शर्माके के जो आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। इतना बेईमान समाज है ये, जिसको उनके परिवार का भी पता नहीं है। बाबूराव शर्माके के बाद उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या हुआ, कोई नहीं बताता है। मैं रिसर्च कर रहा हूं। सुबेरे बाबूराव शर्माके को फांसी की सजा होती है और दोपहर में फांसी के तख्ते पे खड़ा कर देते हैं। यह विश्व का पहला केस है। कोई भी सजा आफ्टर 24 आवर्स होती है, लेकिन 2 घंटे में बाबूराव शर्माके को इन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। पहली बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार चढ़ाया, और तीसरी बार मरने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसे मनुवादी चाहते थे। उन्होंने उसको चूने की भट्टी में डाला, क्योंकि बाबूराव शर्माके सभी जगह बोलता था कि राज हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। यह सच्चाई थी उसकी। हमारे दिमाग में डाला जाता है कि यह शनिवार है, हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है, शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है, फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे ही बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहां मिलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह सच्चाई थी बिरसा मुंडा के विचारों में। अलग अलग भाग रहे हैं हम। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का सचिव हूं। अबे इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता, क्या कर लेगा? आप लोग बोल रहे थे सुरजागढ़ की बात। भाग्यश्री ताई ने मेरे कान में बोली एक बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सहमत नहीं है इन बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारे आमदार मिनिस्टर इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं मोदी से? आप आरएसएस से लड़ सकते हैं? आप इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास एमएलए, लेकिन समाज नहीं है। मैं ये संघटन का हूं, आपला घेरे, आपला वेगळा झंडा ठेव, आपण प्रधान आहो, आपला वेगळं ठेव रे, अपन तो राजगोंडा हो। अबे ये गांडूगिरी कहां से लाए? ये सोच कहां से आई तुमको? ये तो नपुंसक सोच है। आता अपन आचा आपला पूजा वूजा करू, अपन सब करेंगे, तुम में और ब्राह्मण में क्या फर्क पड़ गया? अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? तमाम ग्राम सभाओं के लोग इतना बड़ा संगठन कर लिए, क्या हाल है? कोई ग्राम सभा को गिन रहा है? मैं खुली बात करता हूं, कोई नहीं गिन रहा है। इस बेल्ट में जितने लोग कारगिल में नहीं मरे, उतने आदिवासी इस क्षेत्र में मरे हैं, चाहे वो पुलिस वाली हो या नक्सलवादी हो। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है आदिवासियों ने। उनके हिस्से में क्या आया? गरीबी, भूखमरी, जबरन केसेस। जिसने पानी पिलाया वो भी नक्सलवादी।
13 साल की लड़की नक्सलवादी। अबे क्या है ये? यहां का बच्चा नागपुर में जब जाता है, गढ़चिरौली का बच्चा अपना घर ढूंढने के लिए किराए का घर मांगता है, तो उसको पूछते कहां रहता रे तू, तो बोलता है गढ़चिरौली, तो उसको वो घर नहीं देते, क्योंकि हर बच्चे को वो लोग नक्सलवादी समझते हैं। आदिवासियों की पहचान बना दी गई है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ऐसी सोच बना रहे पूरे देश में, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओबीसी को लगता है आदिवासी को बोल रहा ना, अपन चुप रहो। अबे तेरी पहचान आदिवासियों के भरोसे है। आदिवासी बंदूक की गोली से मारता है। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था कल, गट्टा, उसके पहले मैं बस्तर में गया था, उसके पहले गढ़चिरौली के बहुत सारे क्षेत्र में गया था। यहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती है, पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। एक झोपड़े वाला आदिवासी जिसका झोपड़ा तन्नस के घास का है, जिसके बदन पे आधे कपड़े हैं, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी है। मामला क्या है? अबे बंदूक बेच के वो आदिवासी को दे दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, 2 कपड़े मिल जाएंगे, उसका बच्चा पढ़ लेगा। ऐसे क्षेत्र बनाया गया आदिवासी क्षेत्र में, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल लगा दिया गया। ऐसा लगता है कि लड़ाई आदिवासी क्षेत्र में चल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता नक्सलवादी भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हालत आदिवासियों की क्यों हो रही है? हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो चुप क्यों है? मैंने आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को देखा, आरक्षण का मतलब था तो चंदे देते हैं। अरे कुछ नहीं, आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आश्रम स्कूल का बच्चा भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के तय आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है, बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझेगा। आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी का होगा, हम यहां के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं, बे ये आदिवासी है, कुछ भी कर ले। इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा? क्या सम्मान है? कुछ नहीं है। और यह तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, ST, SC, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के ओबीसी थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं। आज जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया।
चाहता था मुड़गास मुड़गा मावास, उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा। मैं कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते, उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा, बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले, भाई रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। बोले, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, आदिवासी था वो। अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया था। लिंगो, गोंड को लगता है मैं लिंगो, लिंगो मेरा है, गोंड है, राजगोंड है। प्रधान बोलता हीरा सुक्का मेरा है। अबे जब लिंगो और हीरा सुक्का था तब कोई गोंड और प्रधान नहीं थे, तब तुमको असुर बोलते थे, कोया बोलते थे, कोरकू बोलते थे, दस्यु बोलते थे तुमको। तब कहां से गोंड और प्रधान आ गए? सबसे दुनिया के आदिवासी, भारत के आदिवासियों में सबसे बेवकूफ आदिवासी यानी गोंड और प्रधान। इनके झगड़े के वजह से समाज के ये हाल हुए हैं। अपने आदमी को नहीं पहचानते। जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, मेन बात पे आ जाते हैं। 1 लाख लोग मरे, उनके रिकॉर्ड पे नाम नहीं है। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 70 साल का बूढ़ा भी आदिवासी मरा है उसमें। सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं मरी। उधर बंदूकें थी और इधर सिर्फ तीर कम था। बिरसा मुंडा ने उस लड़ाई को जीता है। उस लड़ाई का नतीजा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में जाके एक कानून बनाई जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर यह कानून नहीं होता तो अपने गरीब आदिवासियों के पास में जमीन नहीं होती, अपने जो राजा घराने के लोग हैं उनके पास भी जमीन नहीं होती, क्योंकि दूसरे लोग आदिवासियों को सम्मान नहीं देते। मैं बोलूंगा ये आदिवासी डॉक्टर है, ये आदिवासी इंजीनियर है, ये भाग्यश्री ताई हमारी आदिवासी रॉयल फैमिली से आती है, अपना ही आदमी उसको सम्मान देता है, दूसरे लोग नहीं देते। ये सच्चाई है। बाबा साहब को दलितों का नेता, ओबीसी समाज के महात्मा फुले का नेता। बे बाबा साहब तो पूरे देश का बाप था। महात्मा फुले जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली, बिरसा मुंडा जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कहां लिखा हुआ है,
तो मैं ये जमीन पे बोल रहा हूं, गढ़चिरौली की नर्मदा का जो यहां का जमीन का आंदोलन था, कौन सी नदी है, गोदावरी नदी का जो आंदोलन था, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि मैं आदिवासियों के आंदोलन को और उनको चलाने वाले जो महापुरुष है उनको अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। बाबा साहब ने बिरसा मुंडा का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका एक ही आंदोलन चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल में। तब झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रीमाइसेस में थे, जिसको नॉर्थ प्रोविंस बोलते हैं। पहले हमारी राजधानी थी मध्य प्रदेश की, सीपी एंड बरार की, नागपुर। यह मालूम होना चाहिए। बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने के पहले आदि धर्म ले रहे थे। आदि धर्म की तरफ झुकाव था बाबा साहब का। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो दलित है, जैसे यहां का आदिवासी उत्तर प्रदेश में दलित है, यहां के गोंड को उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, यहां के महार को उधर अरुणाचल के बाद में वहां पर उसको आदिवासी बोलते हैं। तो उस वक्त डिक्लेरेशन था, ये जो बोल रहे हैं दलित अलग है, आदिवासी अलग है, एक ही डीएनए के लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं। ओबीसी किसको मानते? महादेव को मानते हैं। आदिवासी भी मानता है, सब वंशज मानते हैं महादेव को। महादेव के क्या हाल कर दिए? जब हमारे लोग खुलेआम तरीके से ओबीसी रहे या दलित रहे या आदिवासी रहे, महादेव को महादेव बोलता है, देवों का देव महादेव। लेकिन जैसे ब्राह्मणों के चुंगल में शिव फंस गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए उसको, तीसरे नंबर का भगवान बनाए। इस मनुवादियों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ेंगे? यह सच्चाई है। मैं एक सवाल खड़ा किया था जब भी कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोग मान लिए। इसी देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, नहीं मान रहे हैं। खुलेआम प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव उत्सव मनाते हैं। अरे भाई, आदिवासी गौरव उत्सव बोल तो सही, डर रहे क्यों? किससे डर रहे हैं? लेकिन सच्चाई यह है, इनकी प्लानिंग है। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलते थे, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ये सच्चाई है। ये जो हालत है गढ़चिरौली के, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ कोई समाज है या सामाजिक स्थिति किसी जगह पर है तो वो गढ़चिरौली की है। 11 रुपए 40 पैसा कमाता है एक आदमी गढ़चिरौली का। पहला नंबर आदिवासी, 11 रुपए 40